हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है अभी करंट अफेयर्स के लिए आगामी 67th बीपीएससी और सीडीपीओ का जो वैकेंसी निकला हुआ है और साथ ही साथ झारखंड लोक सेवा आयोग का जो सिविल सेवा का जो निकला हुआ है, उसके लिए करंट अफेयर्स सीरीज में जो है हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का जो है मासिक जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन आता है उसको हम लोग देखेंगे। चूँकि है क्या कि ये जो पीसीएस है बिहार और झारखंड का, इसमें प्रतियोगिता दर्पण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लगभग करंट अफेयर्स के 75% क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रतियोगिता दर्पण से ही ले लिए जाते हैं हूबहू। तो इसलिए इसको स्किप करना सही नहीं होगा और इसको प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ना उचित होगा। तो करंट अफेयर्स का 75% पार्ट बहुत अधिक मायने रखता है। इसलिए इस वीडियो में मैं अप्रैल महीने 2021 का जो प्रतियोगिता दर्पण है मासिक, उसका जो है हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक घटनाक्रम और विविध वगैरह देखेंगे। तो इसको पार्ट करके देखेंगे। अप्रैल महीना का जो 2021 का प्रतियोगिता दर्पण है, इसमें हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, फिर आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे, फिर विविध वगैरह जो होता है वो देखेंगे और साथ ही साथ जो कुछ सार संग्रह होता है ना, और करंट अफेयर्स का कुछ तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, वो सब देखेंगे। तो मतलब इस तरह से हम लोग इस सीरीज चलाएंगे। अप्रैल महीना का ये अभी पहले कर रहे हैं, फिर बैक मंथ का भी करेंगे, पिछले मंथ का भी, मार्च का, फरवरी का, जनवरी का, तो फिर मई, जून, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रैल महीने का है ये, अप्रैल महीने का प्रतियोगिता दर्पण। तो सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रतियोगिता दर्पण का एक अपना एक जो है डर्रा है कि जिस मंथ का वो होता है उस मंथ का उसमें न्यूज़ नहीं होता है, करंट नहीं होता है। उससे पिछले 2 महीने पहले का या 1.5 महीना पहले का सारा चीज़ उसमें रहता है। तो अब अप्रैल पर रहे तो इसका मतलब है कि इसमें जो आपका तथ्य में जो कंटेंट मिलेगा करंट का, वो मिलेगा फरवरी महीने का, जनवरी, फरवरी लास्ट तक का मिलेगा, है ना। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो पहला जो टॉपिक है वो है हरिद्वार में कुंभ मेला। ठीक, हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन हुआ था, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हरिद्वार में कुंभ मेला। तो हरिद्वार में कुंभ मेला हुआ था। हम जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में 4 स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। 12 वर्ष पर कुंभ मेला का आयोजन होता है और 4 स्थान कौन सा है, तो वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और जो है आपका उज्जैन। ठीक है, ये 4 स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है 12 वर्ष के दरमियान। 6 वर्ष के दरमियान जो है अर्ध कुंभ लगता है। ये मात्र 2 ही स्थान पर लगता है, वो है आपका हरिद्वार और प्रयागराज। नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ नहीं लगता है। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए, इस बार का हरिद्वार में जो कुंभ मेला का आयोजन हुआ था, इसमें खास बात क्या थी, तो इसको ध्यान रखना है। खास बात ये थी कि अमूमन जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो वो 3 से 4 महीने के लिए लगता है, लेकिन इस बार उत्तराखंड सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने, उत्तराखंड की जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनके आदेशानुसार ये मात्र 28 दिन में इसको समाप्त करने की निर्णय लिया गया। ठीक है, ये 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक में इसको जो आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें जो है तीन शाही स्नान हुआ 12 अप्रैल को, 14 अप्रैल को और 27 अप्रैल को। और इसमें कुछ सावधानियां भी बरती गई और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह सरकार के द्वारा दी गई, है ना। कोरोना, चूँकि कोविड-19 का जो है चला हुआ है, प्रसार चला हुआ है, तो इसको लेकर के जो कुछ सावधानियां बरती गई, जैसे कि RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना श्रद्धालुओं के लिए जो है अनिवार्य किया गया। मास्क पहन करके रहना ये अनिवार्य किया गया और आरोग्य सेतु ऐप अपने पास मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में रखना जो है ये अनिवार्य किया गया। लेकिन ये भी सच है कि सभी श्रद्धालुओं और साधुओं के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होता है, इसीलिए जो है आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्यता को छूट भी दी गई थी। अब देखिए, कुंभ का आयोजन 4 स्थान पर होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। तो इसमें आपको कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ हुआ, ये नहीं पूछ करके ये पूछ लिया जाएगा कि ये जो 4 स्थान है किस किस नदी के किनारे में अवस्थित है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हरिद्वार जो है गंगा नदी के किनारे में अवस्थित है। हरिद्वार
के पास से ही, हरिद्वार से ही गंगा जो है मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। और प्रयागराज जो है वो 3 नदियों के संगम के स्थान पर है, जैसे गंगा, है ना, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर अवस्थित प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद भी कहते हैं। और नासिक जो है ये महाराष्ट्र का एक स्थान है, महाराष्ट्र का एक शहर है जो कि गोदावरी नदी के किनारे में अवस्थित है। और उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश का एक शहर है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। इसका ये सब चीज़ कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कुंभ का आयोजन होने वाला स्थान किस नदी के किनारे में है। तो चलिए इतना हम लोग देख लिए। फिर आगे देखते हैं कि थोड़ा सा एक कहानी देख लीजिए कि इस कुंभ का आयोजन होने के पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। एक उसको हम यहाँ पर नोट नहीं किए, नहीं लिखे हैं, लेकिन समझ लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगा समझने में। देखिए, कुंभ का मतलब होता है कलश, कलश होता है। और ये जो कलश है, कलश जो देखते होंगे कि महिला पुरुष कलश यात्रा पर निकलते हैं, तो कलश जो है ये हिंदू सनातन धर्म की मान्यता रही है, कलश में जो है कलश लेकर के यात्रा करना। तो हुआ क्या था कि एक मान्यता है कि जब सागर मंथन हो रहा था तो उसमें से अमृत निकला, और अमृत को जो है कलश में रख करके देवता लोग जो है जाने लगे। देवता नहीं चाहते थे, देवता लोग 2 गुट था, चूँकि समुद्र मंथन होने के बाद एक गुट असुर और दूसरा गुट देवता। तो देवता लोग नहीं चाहते थे कि ये जो है अमृत जो है असुरों के हाथ लगे, राक्षसों के हाथ लगे। इसलिए देवता लोग कलश में जो है अमृत को लेकर के वो आगे आगे भागने लगे और पीछे पीछे राक्षस लोग पीछा करने लगा। इसी दरम्यान कलश से जो है अमृत छलक करके इस 4 स्थान पर गिरा था, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन। इसलिए इन 4 स्थानों पर जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है, ऐसी मान्यता है। कुछ जो है मान्यता जो है भूगोल और नक्षत्र को जोड़ करके भी माना जाता है, लेकिन उतना हम लोग को अंदर नहीं जाना है, बस ये समझना है ना। ये तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत अप्रैल 2021 प्रतियोगिता दर्पण। तो नेक्स्ट है जो देख रहे हैं कि नेक्स्ट में आपका, हाँ, चमोली में ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय हो गया। चमोली क्या है? चमोली उत्तराखंड का एक स्थान है, पहाड़ी क्षेत्र में आता है ना, शिवालिक से ऊपर वाला श्रेणी में आता है, ठीक। तो मध्य हिमालय के करीब करीब। तो वहाँ पर जो है ग्लेशियर, चमोली में ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ का जमावड़ा, बहुत सारा बर्फ़ का जमावड़ा को हम ग्लेशियर कहते हैं। और ग्लेशियर से ही जो है नदियाँ निकलती है, बर्फ़ पिघलता है नीचे से और वो नदियाँ, वहाँ से नदियों का उद्गम होता है। तो उसी चमोली में जो ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर अचानक से क्रैक हो गया, टूट गया। टूटने से क्या हो गया, ये घटना हुई 7 फरवरी 2021 को। और टूटने से क्या हो गया कि वहाँ जो है वो आसपास से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा, इस नदियों में जो है ये बर्फ़ का ग्लेशियर टूटने से बहुत सारा मलबा का बहाव, तूफान मलबा का बहाव होने लगा, जिससे जो है वहाँ पर जान माल की क्षति हुई। जान माल की क्षति मतलब क्या कि जान भी गई और संसाधनों का भी क्षति हुआ, तो आर्थिक नुकसान भी हुआ। ये हुआ तो जान का तो नुकसान हम लोग देख ही लेंगे। जान में यही हुआ कि 136 लोग लापता हो गए, 29 मानव अंग मिला, इसका मतलब है कि वो भी मरे हुए घोषित हुए। 70 शव बरामद कर लिए गए, और ये एनडीआरएफ और आईटीबीपी के राहत कार्य के द्वारा इतना चीज़ को कर लिया गया। और इसमें माल की क्या क्षति, मतलब आर्थिक नुकसान क्या हुआ? तो आर्थिक नुकसान ये हुआ कि ऋषि गंगा जल विद्युत परियोजना है वहाँ पर, है ना, ऋषि गंगा नदी पर हाइड्रो पावर है, वो क्षतिग्रस्त हो गया। 13.2 मेगावाट की परियोजना थी, ये क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा टूट गया। तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो बैराज है, जो बांध है, वो टूट गया। तो ये आर्थिक नुकसान है कुछ, तो ये आर्थिक नुकसान को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, है ना। तो ये जो एनडीआरएफ है, ये राहत कार्य करती है। ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी आपदा होता है, वो आपदा के समय में जो है राहत कार्य में वो लोगों को सहायता करती है, ये है। अब देखिए जो घटना घटित, इसमें मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तराखंड सरकार के द्वारा, दोनों ही सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया। तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या दिया गया, तो देखिए इसमें कुल कितने लोग मारे गए, तो 136 लोग लापता हुए, उनका कोई खोज खबर नहीं हुआ। और 29 मानव अंग मिले, किसी का पैर तो किसी का हाथ, किसी का कुछ मानव कंकाल, ये सब मिला। और 70 शव बरामद कर लिए गए। तो टोटल कुल मिला करके आपको जो है 235 लोग, लगभग 235 लोग मारे गए, ऐसा मान लिया गया।
235 लोग मारे गए इस आपदा में। तो इस आपदा में लगभग वही है केंद्र सरकार के द्वारा जो मुआवजा दिया गया, तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया, है ना, जो मरे उसके परिजन को 2-2 लाख रुपया, और गंभीर रूप से जो घायल हुए उसको 50-50 हज़ार रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। उत्तराखंड सरकार क्या पहल करती है मुआवजा के क्षेत्र में? तो देखिए, मुआवजा उत्तराखंड सरकार जो है मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया और घायलों को 50-50 हज़ार रुपया देने का निर्णय लिया गया। तो ये है आपदा। चमोली में ग्लेशियर टूटने से जल प्रलय, इससे जो क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक और जान माल की क्षति क्या हुई, इसको देखेंगे। देख लिए। अब अगला टॉपिक है हम लोग का राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत ही, चूँकि 26 अप्रैल महीना का हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 26 फरवरी, ये इसमें फरवरी का न्यूज़ होगा, तो 26 फरवरी 2021 को, है ना, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के द्वारा चुनाव कराने की घोषणा की गई। और उसमें जो है किस राज्य में कितने चरण में होगा और किस डेट में होगा और इस तरह से क्या क्या आचार संहिताएँ होंगी, इस तरह का जो है घोषणा 26 फरवरी को ही कर दिया गया सुनील अरोड़ा के द्वारा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय। तो ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये कौन कौन राज्य थे जिसमें से एक साथ जो है चुनाव संपन्न हुआ? तो ये जो है 4 राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, ये 4 राज्य हो गए। पुदुचेरी आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कुल मिलाकर के 5 क्षेत्र में जो है चुनाव हुआ। चुनाव की घोषणा हुई, चुनाव तो बाद में हुआ लेकिन चुनाव की घोषणा की गई 26 फरवरी को। अब देखिए, असम के लिए घोषणा हुआ, तो असम में क्या किया गया कि असम, चूँकि हम लोग को ये जान लेना होगा कि कुल विधानसभा का सीट उतना है क्या, मतलब वहाँ पर है कितना। तो असम में जो कुल विधानसभा का सीट है वो है 126, और उसमें से जो आरक्षित सीट है शेड्यूल कास्ट के लिए, जिसको आप अनुसूचित जाति कहते हैं, उसके लिए 8 सीट है, ठीक है, और एसटी के लिए 16 सीट, शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इस तरह से जो है असम के लिए इस तरह का सीटों का निर्धारण है। अब चुनाव जो है असम में सुनील अरोड़ा के द्वारा 3 चरण में कराने की घोषणा की गई। 3 चरण में कराने की घोषणा की गई। तो 3 चरण किस किस डेट में होगा, इसकी घोषणा भी 26 फरवरी को ही कर दिया गया। एक पहला चरण 27 मार्च को, दूसरा 1 अप्रैल और तीसरा 6 अप्रैल को करने का निर्णय लिया गया। अब चुनाव संपन्न हो गया, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं साथ ही साथ कि जो है कौन सा चुनाव, चूँकि तो मई में हुआ है, अप्रैल मई में हुआ है, मार्च से शुरू हुआ और अप्रैल मई तक में जो है ये संपन्न हो गया। मई तक में सरकारें गठित हो गई। तो इसमें जो है आसाम में बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गया। इससे पिछले कार्यकाल में भी बीजेपी की सरकार थी, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री थे। अभी नया जो फिर से बीजेपी का सरकार बनी, इसमें जो है, और इसमें आपको हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा नए चीफ मिनिस्टर असम के बने हैं। 58 सीट बीजेपी को प्राप्त हुआ था, और भी एक जो है अन्य दल के सहयोग से, एजीपी के सहयोग से, असम गण परिषद के सहयोग से जो है बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गया। कांग्रेस को 31 सीट मिला, 31 सीट, है ना, अदर को 12 और AIUDF को 16 सीट मिला। तो ये तो असम की बात रही। फिर हम लोग आगे चलते हैं, तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में कितने चरण में कराने का निर्णय लिया गया, कितना सीट है और कौन जीता, कौन सरकार बनाने में कामयाब हुआ, तो देख लेते हैं। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कुल विधानसभा सीट जो है वो है आपका 234, है ना, और इसमें 234 सीट में से शेड्यूल कास्ट के लिए 44 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए मात्र 2 सीट आरक्षित है। चुनाव यहाँ पर जो तमिलनाडु, देखिए 234 सीट का चुनाव एक ही चरण में कराने की घोषणा की गई। 26 फरवरी को घोषणा कर दिया गया था, और वो कहा गया था कि 6 अप्रैल को ही पूरा 234 सीट पर चुनाव करा लिया जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही करा लिया गया। अब जो चुनाव हो गया, तो इसमें कौन किस स्थिति में रहा, कौन से दल, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। चूँकि है क्या है कि साउथ में है क्या है कि जो क्षेत्रीय दल का दबदबा ज़्यादा रहता है, नेशनलिस्ट पार्टी का दबदबा वहाँ कम रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि डीएमके, जो तमिलनाडु का 2 क्षेत्रीय दल है बड़ा, एक डीएमके और दूसरा AIDMK। डीएमके मतलब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और AIDMK मतलब ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो इससे पहले AIDMK की सरकार थी, और इस बार जो है DMK बहुमत में आ गया। DMK जो है आपका, DMK को 133 सीट मिला, 234 में से 133 सीट DMK को मिला। AIDMK को 66 सीट मिला, और बीजेपी को मात्र 4 सीट मिला, ठीक है। कांग्रेस को 18 सीट मिला,
और बाकी जो है अदर को मिला। तो इसलिए जो है यहाँ कह सकते हैं डीएमके सरकार बनाने में कामयाब हो गया और डीएमके को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो गया। कांग्रेस जो है डीएमके को समर्थन करता है और एआईडीएमके बीजेपी के साथ एनडीए में मिला हुआ रहता है। तो यहाँ पर सीएम जो है एमके स्टालिन बने। एमके स्टालिन डीएमके के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं। ये इनका नाम है मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। करुणानिधि इनके पिताजी थे और जो है वही डीएमके पार्टी का गठन जो है बहुत दिनों तक डीएमके पार्टी का संचालन किया था जो है। और ये जो है एमके स्टालिन नए सीएम बने हैं तमिलनाडु के, ठीक, कांग्रेस के सहयोग से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग केरल में क्या स्थिति रही चुनाव का। तो केरल में जो है, केरल में देखते हैं कुल जो विधानसभा सीट है वो है 140 सीट है कुल विधानसभा का। उसमें से शेड्यूल कास्ट के लिए 14 सीट आरक्षित है और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित है, ठीक है। चुनाव केरल में भी एक ही चरण में कराने की घोषणा 26 फरवरी को किया गया सुनील अरोड़ा के द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के द्वारा, और वो कहा गया कि 6 अप्रैल को चुनाव होगा। तो 140 सीट जो केरल में चुनाव हुआ उसमें एक ही चरण में 6 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ जैसा कि घोषणा किया गया था। और इसमें जो है फिर से पुनः पिनरई विजयन सीएम बनने में कामयाब हो गए। फिर से उनकी सरकार बन गई और वो बहुमत में आ गए। तो जो पिनरई विजयन है वो है बिलोंग करते हैं कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट जो मार्क्सिस्ट विचारधारा का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं पिनरई विजयन। तो फिर से पुनः वो बहुमत में आ गए, 62 सीट वो उन्होंने पाया, ठीक है। और सीपीआई एक अन्य दल है वहाँ केरल में, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो 17 सीट ला पाया। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इसको आप कांग्रेस कहते हैं वो 21 सीट लाया। राहुल गांधी वहाँ बहुत मेहनत किए थे केरल में, तो 21 सीट लाने में वो कामयाब हो गए। तो इस तरह से जो है पिनरई विजयन पुनः जो है केरल के सीएम बन गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति रही। पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या रही, तो पश्चिम बंगाल में देखिए कुल सीट जो विधानसभा का है वो है आपका 294 सीट। उसमें से एससी वर्ग के लिए शेड्यूल कास्ट जिसको आप अनुसूचित जाति कहते हैं उसके लिए 68 सीट आरक्षित है और एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 सीट आरक्षित है। चुनाव जो है वहाँ पर देखिए ये दक्षिण के सभी राज्यों में तीनों 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश एक ही चरण में संपन्न कराया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है 8 चरण में संपन्न कराने की घोषणा सुनील अरोड़ा के द्वारा किया गया। तो 8 चरण कब का डेट दिया गया था, तो 27 मार्च को पहला चरण, 1 अप्रैल को दूसरा, 6 अप्रैल को तीसरा और 10 अप्रैल को चौथा, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल, कुल मिलाकर के 8 चरण, ठीक है। ये इस चरण में जो है चुनाव संपन्न भी हुआ, बहुत सारे राजनीतिक हिंसाएं भी हुई और इस पैंडेमिक के दौर में जो है बड़ी बड़ी रैलियां हुई, जो है सभी पार्टियों को जो है आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। तो इस तरह से जो है ये चुनाव संपन्न हो गया और अंततः सीएम ममता बनर्जी बनी, पुनः सरकार बनाने में कामयाब हो गई फिर से, ठीक है। तो ममता बनर्जी की जो पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है 294 सीट में से 213 सीट लाने में कामयाब होगी, है ना, प्रचंड बहुमत लाने में कामयाब होगी। बीजेपी जो है अथक प्रयास की बंगाल चुनाव को जीतने के लिए पूरा जी जान लगा दिया था, तो जो है उसमें 77 सीट लाने में वो भी कामयाब रहा। तो इस तरह से जो है फिर से पुनः सीएम ममता बनर्जी बनी और एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरकार पुनः बन गई। और केंद्र और राज्य के बीच में अभी जो देख ही रहे हैं ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच में खींचतान जारी है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं पुदुचेरी की क्या स्थिति रही चुनाव में। तो पुदुचेरी जो है चूँकि संघ शासित क्षेत्र है तो यहाँ भी 30 सीट का विधानसभा है, तो यहाँ भी मुख्यमंत्री होता है, एक उपराज्यपाल होता है, ठीक है। तो 30 सीट जो है का जो चुनाव यहाँ भी हुआ और यहाँ भी के लिए भी जो है एक ही चरण में जो है एक ही चरण में कराने 6 अप्रैल को कराने का निर्णय लिया गया। और इसमें क्या हुआ कि ये जो सीएम बने एन रंगास्वामी बने और एन रंगास्वामी जो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। 10 सीट लाने में वो कामयाब हुआ। डीएमके को वहाँ 6 सीट मिला और इंडिपेंडेंट मतलब निर्दलीय को 6 सीट, अदर को 8 सीट। ये
देखिए, एक पुदुचेरी के बारे में आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि पुदुचेरी इस 5 राज्य में जो एक साथ चुनाव हुआ, तो इसमें से पुदुचेरी एक ऐसा राज्य है जो चुनाव होने से 2 महीना पहले ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे कारण है कि राष्ट्रपति शासन लगने के पीछे कारण ये है कि पहले यहाँ पर जो है नारायणसामी, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, उसकी सरकार थी और वहाँ पर किरण बेदी उपराज्यपाल थी। तो नारायणसामी के समर्थन में जो पार्टी के जो कुछ विधायक थे वो पार्टी छोड़ करके अन्य दल में शामिल हो गए, जिसके कारण वो उसकी सरकार अल्पमत में आ गई और अल्पमत में आने के बाद सरकार बहुमत, जो नारायणसामी है, बहुमत साबित करने में नाकामयाब हुए, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर फिर जो है वहाँ के उपराज्यपाल किरण बेदी के बाद जो है किरण बेदी को हटाने के बाद एक कार्यभार संभाल रहे उपराज्यपाल सुंदरन राजन, है ना, सुंदर राजन की सलाह पर सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था फरवरी में ही। 25 फरवरी को ही पुदुचेरी में 25 फरवरी से ही राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और 26 फरवरी को वहाँ जो है इलेक्शन की घोषणा की गई। 8 जून तक कार्यकाल था, लेकिन पहले ही वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 6 अप्रैल को चुनाव हुआ और बाद में फिर से जो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस की सरकार बनी, जिसका नए सीएम एन रंगास्वामी बने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन। तो पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन क्यों लगा, इसके बारे में थोड़ा अभी हम जान लिए थे, फिर भी देख लीजिए। चुनाव से 2 माह पूर्व, चुनाव चूँकि यहाँ पर हुआ है 6 अप्रैल को और उससे 2 माह पहले मतलब फरवरी में क्या हुआ था, 22 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू था। लागू होने के पीछे क्या कारण है ये भी बता दिए। राजनीतिक खींचतान कारण रहा। खींचतान ये रहा कि नारायणस्वामी वहाँ के मुख्यमंत्री थे जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे और उन्होंने त्यागपत्र दे करके जो है सरकार वहाँ पर फिर कोई जो है सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग गया। कारण ये था कि वो अल्पमत में आ गए थे। उनके जो समर्थक विधायक थे वो पार्टी छोड़ दिया था, जिसके कारण जो है वहाँ पर राष्ट्रपति उपराज्यपाल कार्यभार संभाल रहे उपराज्यपाल, है ना, कार्यकारी उपराज्यपाल टी सुंदरराजन की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन पुदुचेरी में 22 फरवरी को ही लगा दिया गया। ठीक है, ये अब आइए नेक्स्ट हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत देखेंगे कि अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का पुनर्निर्माण कह सकते हैं। पहले से ये इसका चूँकि 1989 में ही ये स्टेडियम बना है, लेकिन उसका नाम अलग अलग चेंज करता गया और उसका कैपेसिटी समय समय पर बढ़ाता गया। 2021 में भी यही हुआ कि उसका कैपेसिटी क्षमता बढ़ाया गया, दर्शक क्षमता, और उसका जो है एक विस्तार रूप दिया गया और नाम जो है दे दिया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यही एक विवाद का विषय बना कि जो है, तो इसमें क्या है, अहमदाबाद में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ एक क्रिकेट स्टेडियम बना। पहले जो है विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम का जो दर्जा प्राप्त था वो था मेलबर्न स्टेडियम को, जो कि 1 लाख दर्शक का क्षमता था वहाँ पर देखने के लिए। तो अब जो है ये जो है 1,32,000 दर्शक बैठ कर देख सकते हैं, मैच का आनंद ले सकते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है अहमदाबाद में ये स्थापित कह सकते हैं कि पहले से जो स्टेडियम है उसको जो है फिर से पुनरुद्धार किया और बड़े स्तर से बनाया गया, नाम चेंज कर दिया गया। इस स्टेडियम का जो पूर्व में नाम रहा है वो रहा है सरदार पटेल स्टेडियम नाम था। मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, चूँकि ये जो जिस स्थान पर ये अहमदाबाद के जिस स्थान पर जिस एरिया में ये स्टेडियम है उस एरिया का नाम है मोटेरा, इसलिए मोटेरा स्टेडियम भी इस स्टेडियम को कह देते हैं। कभी कभी आप लोग को पूछ लिया जाएगा कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ है, तो इस तरह से जो है इस स्टेडियम का जो उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा 24 फरवरी 2021 को जो ये हुआ उद्घाटन। तो उद्घाटन में जो है आपको कभी कभी पूछ सकता है कि पहला जो ये नरेंद्र मोदी के नाम से जो स्टेडियम बना है इसमें कौन 2 देश जो है मैच खेला। तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच जो है टेस्ट श्रृंखला हुआ और इसमें भारत जो है 10 विकेट से जीत हासिल कर लिया। तो ये आपको एक जीके के तौर पर देखना है। और इस परिसर में जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में बना है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का भी जो है शिलान्यास किया गया। अब इसमें देखिए थोड़ा सा इसकी स्थापना के बारे में, इतिहास के बारे में देख लेते हैं कि पहले ये स्टेडियम किस नाम से जाना जाता था और बाद में कब इसका नाम बदला गया और इसका विस्तार रूप दिया गया। तो स्थापना देखते हैं तो 1989 हम बोल दिए थे, वो नहीं, 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, शुरुआत में हम 1989 बोल दिए थे।
1983 में इस स्टेडियम की स्थापना हुई थी। उसमें उस समय जो इसका नाम रखा गया था गुजरात स्टेडियम नाम रखा गया था। और ये नाम कौन रखा था, तो वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा रखा गया था। पहला मैच जब ये 1983 में ये बनकर तैयार हुआ था, तो पहला मैच जो हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में खेला गया था। फिर 1994-95 में इस गुजरात स्टेडियम का नाम जो है बदल करके कर दिया गया सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा। ठीक है, सरदार पटेल नाम इसमें जोड़ दिया गया, सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम मोटेरा। फिर 2021 में क्या होता है कि इस स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। पिछले वर्ष जो है वो 2019 में नमस्ते ट्रंप का जो आयोजन हुआ था, ये इसका आयोजन इसी स्टेडियम में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इस स्टेडियम का विवाद तब आया कि जब इस स्टेडियम में जो 2 पवेलियन है, पवेलियन का नाम भी जो है एक अडानी और अंबानी के नाम से बनाया गया, ये भी एक विवाद का विषय बना। ठीक है, तो इस तरह से इस स्टेडियम के बारे में हम लोग को कुछ तथ्यात्मक है, फैक्ट्स है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है परीक्षा में इसमें से। हाँ, इस तरह इन सारे चीज़ों को अगर देख लेते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न करंट का नहीं छूटेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीना के। तो नेक्स्ट टॉपिक है 58 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान की धुन बजी। अब ये देखिए 58 वर्ष पूर्व, इसका मतलब है कि जो नागालैंड है असम से एक अलग राज्य के अलग राज्य अस्तित्व में आया नागालैंड के नाम से 1 दिसंबर 1963 को। 63 के बाद अभी तक जोड़िएगा तो 58 वर्ष पूर्व जाता है। 58 वर्ष तक वहाँ की विधानसभा में कभी भी, मतलब नागालैंड के अस्तित्व में आने के बाद वहाँ के विधानसभा में कभी भी राष्ट्रगान का आयोजन नहीं हुआ। तो राष्ट्रगान का आयोजन नहीं हुआ, इसके पीछे कारण है कि वो जो नागालैंड है बड़ा ही अलगाववाद और उथल पुथल की स्थिति में से जूझता रहा है। तो वहाँ के विधानसभा में बहुत सारे विचारधारा के लोग शामिल होते थे, तो इस कारण से वहाँ पर नहीं हुआ। नेशनलिस्ट दलों का वो सरकार वहाँ पर अभाव रहा है। तो इस तरह से तो ये 2021 एक ऐसा मौका लेकर के आया जब विधानसभा में जो है अभी वर्तमान विधानसभा के जो अध्यक्ष लांग कुमेर की सलाह पर लांग कुमेर की सलाह पर जो है विधानसभा में पहली बार आज़ादी के पहली बार या नागालैंड के अवस्थित होने के पहली बार जो है वहाँ पर राष्ट्रगान गाया गया। तो इसका आप पढ़ सकते हैं। फरवरी महीने के 2021 फरवरी में बजट सत्र जब शुरू हो रहा था, तो बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है। अभिभाषण से पूर्व जो है ये धुन को बजाया गया और बजट सत्र समाप्ति के बाद भी इस धुन को बजाया गया। तो इस तरह से नागालैंड में ये एक अच्छी खबर है। तो कम से कम राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुई है ना। ये अखंडित भारत का जो सपना है उसको जो है थोड़ा सा बल मिला, ये है। तो ये है। इससे पहले 2018 में भी त्रिपुरा राज्य 1972 में अस्तित्व में आया था, वो भी असम से ही टूट करके बना था। तो त्रिपुरा राज्य में भी 2018 में पहली बार वहाँ के विधानसभा में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो ये भी आपको ध्यान में लिख लें। नागालैंड ध्यान में रख के तो त्रिपुरा को भी ध्यान में रख लीजिए, नोट करके हम कर दिए हैं। तो त्रिपुरा के विधानसभा में भी पहली बार 23 मार्च 2018 को राष्ट्रगान बजी थी। और त्रिपुरा जो है अस्तित्व में कब आया था, 1972 में आया था और ये असम से अलग होकर के अलग राज्य बना था। ठीक है, ये चीज़। तो ये कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम थी। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। तो पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का हम अलग वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अप्रैल महीने के प्रतियोगिता दर्पण में ही हम लोग देख लेंगे। तो चलिए, धन्यवाद। इसको देखिएगा, फिर तुरंत जस्ट मैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक घटनाक्रम का वीडियो एक साथ दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो अप्रैल महीना का जो है प्रतियोगिता दर्पण समाप्त हो जाएगा। प्रतियोगिता दर्पण को अगर अच्छा से कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स का जो है 75-80% क्वेश्चन बीपीएससी का जो है कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी अभी भी प्रतियोगिता दर्पण को छोड़ी नहीं है, वो उसको जो है अपनाए हुए है। इसलिए बीपीएससी के ट्रेंड्स को समझना होगा, उसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग को तैयार होना होगा। तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ अप्रैल महीने के 2021 के एक अलग वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू।